पॉलिटिक्स में अग्रेशन एक सीमा तक जायज है। पॉलिटिक्स में सिर्फ अग्रेशन अगर है तो आपको फौरी लाभ मिल सकता है, लेकिन आप लंबे वक्त के योद्धा नहीं हो सकते। बरसाती मेढक है जरा। हम ये नहीं कहेंगे, ऐसा कहना उचित नहीं है। मुझे लगता है समय के साथ वो मैच्योर होंगे और होना चाहिए उनको। मैच्योरिटी आएगी, उम्र के साथ आती है। उन्होंने संघर्ष किया है, संघर्ष जो है उनको अस्थायित्व देगा, उनको प्रौढ़ता देगा, उनके मन और मिजाज को बदलेगा। क्योंकि ये सोचना ना कि आपने एक सीट जीत ली तो आप दुनिया बदल देंगे, ऐसा होना नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बवाल डिजिटल और मैं अभिनव कुमार। क्या यूपीएससी से कठिन है राजनीति की परीक्षा? ऐसा इसलिए क्योंकि कई ऐसे सारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जो किन्हीं वजह से, या तो उन्होंने वीआरएस ले लिया या कुछ और वजहों से उन्होंने जो है राजनीति में एंट्री करी, लेकिन वे राजनीति में कहीं ना कहीं सफल नहीं हो पाए। आखिर इसके पीछे क्या वजह है? कई ऐसे सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं। इस वक्त हमारे साथ संजय रंजन जी हैं, 2009 बैच के आईपीएस अधिकारी रहे। वीआरएस लेकर इन्होंने आजसू में पार्टी में ज्वाइन किया और उसके बाद फिर आरजेडी में जनवरी 2025 में ज्वाइन किया। अब उनकी क्या प्लानिंग है, आगे वे क्या कर रहे हैं? हमारे साथ संजय रंजन जी है। पहले तो बहुत स्वागत है सर। जी नमस्ते सर, वीआरएस लेकर आप आजसू में ज्वाइन किए, फिर आरजेडी में ऐसा क्यों? क्या है आगे, आप क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? देखिए, जीवन है, 70-80 सालों का जीवन है। एक करियर आपका था, एक करियर खत्म हुआ, मगर जीवन खत्म नहीं हुआ। तो जीवन के जो दूसरे फैसेट्स हैं, जो दूसरे पहलू हैं, उनको समझना चाहिए, उसका आनंद लेना चाहिए। जैसे आईआईटी एक करियर है। लोग कहते हैं कि आईआईटी में जाओ, नीट क्वालिफाई करो, सिविल सर्विसेज में जाओ, ब्यूरोक्रेसी में जाओ। तो पॉलिटिक्स में क्यों नहीं कहते? अपने बच्चों को बचपन से क्यों नहीं कहते कि पॉलिटिक्स भी एक कैरियर है? पॉलिटिकल डोमेन जो सब कुछ तय करता है, हिंदुस्तान की दशा और दिशा के बारे में निर्णय लेता है, तो आखिर शुरू से ही बच्चों को उसमें दक्ष क्यों नहीं किया जाता? कारण ये है कि पॉलिटिक्स का जो डोमेन है बड़ा अनिश्चित है, जीवन की ही तरह है। मगर इसकी जो अनिश्चितता है उसे भयभीत होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स आए इसमें, कुछ बाई चांस आए, कुछ को कहा गया कि आइए, कुछ ने चुनाव लड़ा, कुछ लोगों ने संगठन देखा, कुछ लोगों ने पार्टी को एक स्थिरता दी। ब्यूरोक्रेसी में जब आप रहते हैं तो आपको आपके काम करने का एक खास तौर तरीका होता है। पॉलिटिक्स में ज़रूरी नहीं है कि वही तौर तरीका हो, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में न्यूट्रलिटी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम न्यूट्रल हैं या नहीं। लेकिन जैसे ही आप पॉलिटिक्स में आते हैं, आपका एक पर्टिकुलर कहें लाइन होता है, एक निश्चित लकीर पे आप चलते हैं, और उसके साथ ही पॉलिटिक्स इमोशंस का गेम है। आप कैसे कनेक्ट करते हैं लोगों को, लोग आपसे कैसे कनेक्ट होते हैं, आप क्या कह देंगे उसका क्या असर होगा, ऐसा ब्यूरोक्रेसी में नहीं है। क्योंकि उसमें एक इम्पर्सनैलिटी होती है, उसमें व्यक्ति नहीं होता, उसमें कानून होता है। तो कानून की भाषा अलग होती है, कानून की शब्दावली अलग होती है, और कानून का जो ग्रामर है वो बिल्कुल अलग होता है। राजनीति में भी ऐसा ही है। राजनीति मैं कहूँगा कि पक्के झूठ का सच्चा खेल है। ठीक वैसे ही जैसे माँ आपको बचपन में कहती है, राजा बेटा
परियों की कहानी सुनाती है और आत्ममुग्ध हुए जाते हैं आप। माँ आपको एक अलग संसार में ले जाती है, एक ऐसे संसार में जो रियल नहीं है, मगर बच्चा बड़ा प्रसन्न होता है, बच्चा बड़ा खुश होता है। इसके पीछे के दर्शन को समझिए। माँ ने जो यथार्थ भोगा हुआ है, जो जीवन की कड़वी सच्चाइयां उसने जी है, वो नहीं चाहती कि उसका बच्चा उस रास्ते से गुजरे। इसीलिए आप देखेंगे जो माँ है अपने बच्चों को किस नाम से पुकारती है, गरीब से गरीब माँ, राजा बेटा। बच्चों का नाम प्रिंस रखती है, घर में खाने को नहीं है मगर बच्चों का नाम प्रिंस रखती है। राम रखती है, कृष्ण रखती है, मोहन रखती है। क्यों रखती है? क्योंकि उसके बैक ऑफ द माइंड में बात चलती रहती है कि ये जो बच्चा है एक दिन उसके लिए एक विराट संसार की रचना करेगा। ऐसा होता है या नहीं अलग बात है। तो राजनीति भी ऐसी ही चीज है। राजनीति में इमोशन होता है, राजनीति में आवेग होता है, राजनीति में एक विशेष किस्म का, जैसे माँ जो एक मायावी संसार रचती है, वैसी एक रचना होती है। हमको लग रहा है कि सर अब काफ़ी आपको समय मिल रहा है, बुक्स वगैरह भी रीड कर रहे हैं, बड़े प्यार से चीज़ों को डिस्क्राइब कर रहे हैं, आपको समय काफ़ी मिला हुआ है। समय हमेशा आपके पास होता है। जब मैं पुलिस में था तब भी हमने किताबें लिखी, तब भी हमने प्लेज किए, तब भी हमने नाटक लिखे, नाटकों को डायरेक्ट भी किया। आपके पास समय हमेशा होता है। आप समय के साथ चलते हैं या नहीं, इस पे ये निर्भर करता है कि आपके पास कितना समय है। मैं जब भी ट्रेवल करता हूँ अक्सर लिखता हूँ। अच्छा। और जब भी थोड़ा सा भी वक्त मिलेगा तो मैं लिखूंगा। रात को भी नींद खुलेगी तो लिखूंगा। इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि ये चीजें ही आपको जीवंत बनाए रखती हैं। राजनीति भी मनुष्य को जीवंत बना करके रखता है। मुझे लगता है कि सोसाइटी में चीज़ों को बदल देने की जो एक फितरत है कि अगर मैं आऊँगा तो ये चीज़ें बदल दूंगा। अगर ये नशा है आपके भीतर, हो सकता है आपको चांस ना मिले, मगर अगर आपको चांस मिले तो आप क्या आपके भीतर अगर ये नशा है तो आप बदल सकते हैं। सर जहाँ तक मुझे जानकारी है कि 2018 की बात है जब आप ट्रैफिक एसपी हुआ करते थे, उसके बाद फिर तबादला आपका जैप 2 में हुआ, जहाँ तक मैं अगर सही हूँ, कमांडेंट के पद पर। उसका अनुभव क्या राजनीति में किस तरह से इस्तेमाल कर पाए या नहीं कर पाए? पुलिस आपको जनता से कनेक्ट होने का एक जबरदस्त मौका देती है। आपके पास ऐसे अवसर होते हैं कि आप एक हारे हुए, एक दुखी, एक पराजित व्यक्ति के हृदय को समझ सकें। आपके पास अधिकांश वैसे ही लोग आते हैं जिनके जीवन में बहुत दुख है, जो हार चुके हैं, जिनके बेटे की हत्या हो चुकी है या जिनकी पुत्री है उनके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसको वो व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आप उन लोगों से बात करते हैं और उन लोगों के दुख को समझते हैं तो आपको समझ में आता है कि असल में ये जो दुनिया है, ये जो आप चाहे कितना भी प्रोफेशनल इसको कह लें, इस दुनिया में अगर आप जीवंत हैं तो तभी हैं जब दूसरे के दुख से आप द्रवित हो जाएं। अगर किसी की आंखों में आंसू देखें तो आपकी आंखें नम हो जाए। अगर ऐसा है तो प्रोफेशनली आप जीवित हैं और वाकई आपने कुछ अर्जित किया है। मुझे लगता है कि पुलिस में रहते हुए जितना आपको जीवन का स्याह पक्ष देखने को मिलता है उतना शायद किसी सेवा में नहीं। और ये जो बात है वो आपको बहुत मैच्योर करती है, आपके भीतर प्रौढ़ता भरती है, आपको ये समझ देती है कि ईश्वर ने तुमको मौका दिया है कि सड़क पे
गिरे हुए किसी व्यक्ति का हाथ पकड़ सको। तो यही चीज है राजनीति में भी। दरअसल एक बढ़िया पुलिस ऑफिसर वही है जो एक बढ़िया पॉलिटिशियन है। अपने आप को कहाँ देखते हैं सर, जब आप आजसू से आरजेडी में भी गए, एक्सपीरियंस देखा आपने वहाँ पर, अभी अपने आप को कहाँ पाते हैं, कहाँ देखते हैं? जिस मोटो से आप राजनीति में एंटर किया, क्या वो मोटो फुलफिल हो पा रहा है? देखिए, अगर आपके दिमाग में कोई मटेरियल चीजें घूम रही हैं तो फिर आपको तकलीफ होगी। आजसू ने मुझे बहुत मौका दिया। आजसू ने मुझे बहुत सम्मान दिया। आजसू को छोड़ते वक्त बहुत पीड़ा भी हुई, लेकिन उससे कई अलग कारण हैं जिनकी अभी मैं व्याख्या नहीं कर पाऊंगा। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी कि आजसू में मैं उपेक्षित था या मेरी कद्र नहीं थी, ऐसी कोई बात नहीं थी। बड़ी कद्र थी, बड़ा सखा भाव था। आपको जगह नहीं मिल पा रही थी, अगर सही मैं कहूँ, या आप जगह तो दी ही थी उन्होंने, ऐसा नहीं था। और मुझे आजसू का पक्ष रखने के लिए हमेशा सबसे पहले और सबसे आगे रखा जाता था। तो ऐसी कोई बात नहीं है। उसे कई दूसरे कारण हैं जो जल्द ही स्पष्ट होंगे, 4-5 महीनों में स्पष्ट होंगे। आरजेडी ने भी मुझे मैं कहूँगा सन 2000 से लेकर अभी तक आरजेडी ने शुरू से ही मुझे बहुत महत्व दिया है, और उसके कई बड़े कारण हैं। मुझे लगता है कि मैंने कहा ना कि संसार जो है इमोशंस से चलता है, ठीक है। आज जैसे ईरान और इजराइल के बीच में जो युद्ध चल रहा है, आप देख रहे होंगे दुनिया बटी हुई है। जो हिंदुस्तान में रह रहा आदमी है, हो सकता है वो इजराइल के पक्ष में हो सकता है ईरान के पक्ष में हो, कोई लेना देना उसको नहीं है। मगर इमोशंस जो है वो ये तय करते हैं कि वो किस तरफ उसका रुझान होगा। अमेरिका भी खुद गया। बिल्कुल बिल्कुल, कोई मतलब नहीं है। अगर आप देखें डिस्टेंस वाइज देखें तो अमेरिका, लेकिन अमेरिका को है कि ईरान अगर न्यूक्लियर पावर होगा तो मिडिल ईस्ट में स्थिरता नहीं रहेगी। ये उसकी अपनी कल्पना है। ईरान को एक मौका चाहिए कि वो रूस के निकट आए, यानी रूस की जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री है उसके निकट आए। रूस ये चाहता है कि अमेरिका मेरे निकट ना आए। मूल रूप से अगर आप देखें तो यूक्रेन और रसिया का जो युद्ध है वो इन्हीं सब बातों पे आधारित है। तो पॉलिटिक्स में भी ऐसा ही होता है। पॉलिटिक्स में कुछ चीज़ें हैं जो आप जिसकी व्याख्या नहीं कर पाते हैं, और संजोग ऐसा बनता है, वक्त का ऐसा कुछ डिमांड होता है कि आप एक दूसरी पार्टी में शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आजसू के लिए मेरे हृदय में मर्म नहीं है, प्रेम नहीं है, सम्मान नहीं है। आपने तो छोड़ दिया ना, कुछ खुलासा, कुछ ऐसा कुछ है मन में जो आप बताना चाहते हैं, अपने आप को रोक रहे हैं आप, कुछ ऐसा अंदर जरूर है जो लेकर आप खुलासा करना चाहते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। और मैंने कहा ना कि कई दफ़ा आपके फादर का ट्रांसफ़र होता है तो आपका स्कूल बदल जाता है। तो कई दफ़ा इस मोहल्ले से उस मोहल्ले में जाते हैं, आपका स्कूल बदल जाता है। तो ऐसी ही कोई बात है। बात सही है, लेकिन लाभ की भी बात होती है कि कुछ महत्वाकांक्षा तो रहती ही है सर की। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि वो व्यक्ति जीवंत नहीं है जिसके हृदय में महत्वाकांक्षा नहीं है। महत्वाकांक्षा होना एक चीज़ है, महत्वाकांक्षी होना एक चीज़ है, और महत्वाकांक्षा ही है जो आपको जागृत बनाए रखती है, किसी धुन में आपको फंसा करके रखती है। अगर महत्वाकांक्षा न हो तो आप भी नहीं आते मेरे पास। आपके हृदय में एक आकांक्षा या महत्वाकांक्षा है कि आप ऐसे लोगों का इंटरव्यू करें जिसको व्यूअर्स देखें और वो समझने की कोशिश करें कि ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं वो कैसे सोचते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं। वो है,
वो आकांक्षा या महत्वाकांक्षा सबके भीतर है, मेरे भीतर भी है, मेरे भीतर भी क्या है। है प्लानिंग आरजेडी में सर? अभी तो मैं आरजेडी के लिए नया हूँ, हालांकि मैं बहुत पुराना हूँ, लेकिन आरजेडी के संगठन के हिसाब से अगर आप देखें तो मैं नया हूँ। जो उत्तरदायित्व दिया जाएगा उसका निर्वहन किया जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो भविष्य के गर्त में हैं। ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट, अच्छा, चुनाव लड़ने की भी प्लानिंग चल रही है? मौका मिलेगा तो बिल्कुल, क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं, अवसर अगर मिलेगा तो क्यों नहीं। तो राजनीति को कैसे देखते हैं सर? एक आप ब्यूरोक्रेट रहे हैं और राजनीति की बात करें तो टफ सिचुएशन भी देखने को मिलता है। कैसे पूरा प्रारूप को देखते हैं और इसमें क्या लगता है कि कैसे लोगों की सेवा की जा सकती है, कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स में ब्यूरोक्रेट्स को बिल्कुल आना चाहिए, और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी जमात इस तरफ कैसे इंक्लाइंड हो, इस पर विचार किया जाना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने देखा होगा कि सोसाइटी में एक इनर्शिया के लेवल पे चलती हैं, चीज़ें बदलती ही नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि पढ़े लिखे लोग और समझदार लोगों की पॉलिटिक्स में बहुत कमी है। बिल्कुल, मैं मानता हूँ इसको। और एक दृष्टि जो है, एक विजन जिसको बोलते हैं, लोग कहते हैं ना कि फला बड़े विजनरी आदमी थे। तो ये जो विजन है वो आता तभी है जब आप पढ़ाई लिखाई करते हैं, दुनिया देखते हैं, दुनिया के दस्तूर को समझते हैं, अपना विंडो खोलते हैं। हालांकि ये भी सच है कि अकबर बहुत पढ़ा लिखा नहीं था, मगर वो बहुत विजनरी था। क्यों? क्योंकि उसके इर्द गिर्द जो लोग थे वो बड़े पढ़े लिखे लोग थे। सर ये बताइएगा, बहुत समय देना पड़ता है राजनीति में। कई ऐसे लीडर्स हैं जो 15-20 सालों से प्रवक्ता महासचिव के पद पर, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा। इतना पेशेंस होगा क्या ब्यूरोक्रेट्स के अंदर कि इतना वो समय दे पाए ताकि वो जो सोच कर आए हैं उसको फुलफिल कर पाए? धैर्य जो है वो जीवन का मूल मंत्र है। अगर आपके भीतर अधैर्य की स्थिति है तो आप हमेशा बिखरे हुए रहेंगे। धैर्य तो होना ही चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अवसर जनित होती हैं। जैसे मान लीजिए मैं अपने गृह क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ सकता। क्यों? क्योंकि रिजर्व सीट है। लेकिन अगर 226 में परिसीमन होता है तो ओपन सीट होगा, परिस्थितियां बदल जाएंगी। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, वो ग्रह नक्षत्र और संयोग पर भी निर्भर करता है। इसलिए धैर्य तो होना ही चाहिए। सर कई सारे ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं, मैक्सिमम 90% की बात करूँ, वो फेल नजर आए राजनीति में। आगे वो कुछ ऐसा नहीं कर पाए और कहीं ना कहीं वो विलुप्त होते जा रहे हैं। कई ऐसे नाम है, मैं उनका लेना नहीं चाहूँगा। तो कितना ही कठिन बन जाता है आपके लिए एक चैलेंज? सबसे पहली बात तो ये है कि जिन क्षेत्रों में मेरी पोस्टिंग रही है वहाँ चुनौतियाँ ऐसी रही हैं कि आदमी बहुत टफ हो जाता है और वो कभी हार नहीं मानता है। वो चीज़ों की भयावहता से डरता नहीं है। तो मुझे लगता है कि ठीक है, प्रतिशत ज़रूर कम है, मगर आप यहाँ भी देखें इस अभी जैसे मुझे लगता है कि दो ब्यूरोक्रेट हैं। एक लोहरदगा एमएलए हैं, उराव साहब हैं, और यशवंत सिन्हा भी है। नहीं, यशवंत सिन्हा का तो युग समाप्त हो गया। और एक और हैं जो डिप्टी कलेक्टर पहले हुआ करते थे। दोनों कांग्रेस से ही हैं, एक उराव साहब हैं, वो हैं। दो ब्यूरोक्रेट हैं मेरे ख्याल से भी जो विधायक हैं। जो विधायक नहीं बन पाए वैसे बहुत सारे लोग हैं, 4-5 लोग हैं। तो ये अलग बात है। इसी में मेरा एक सवाल है, क्या यूपीएससी से भी कठिन है राजनीति की परीक्षा? राजनीति एकदम अलग चीज़ है। हमने कहा ना कि राजनीति जो है वो इमोशंस, चांसेस और आपके कनेक्टिंग पावर और आपकी लीडरशिप क्वालिटी, उस पर निर्भर करती है। यूपीएससी की जो परीक्षाएं होती हैं वो चंद किताबों पे आधारित परीक्षाएं होती हैं,
और आप कितना बढ़िया लिखते हैं उस पर आपको मार्क्स मिलते हैं, और कई दफ़ा उसमें भी चांस फैक्टर होता है। लेकिन राजनीति में ऐसा नहीं है। राजनीति में हर दिन आपको परीक्षा देनी पड़ती है और आपकी कौन सी बात आपके विरुद्ध हो जाएगी आप नहीं जानते। और राजनीति में सबसे कठिन जो विषय है वो है सामने वाले के इमोशंस को पढ़ लेना, समझ लेना, और रिएक्ट करना है या नहीं, या कैसे रिएक्ट करना है समझ लेना। जी हाँ, बिल्कुल। अच्छी बात यही थी। अब जैसे अगर मेरा वो टेन्योर आप देखेंगे, जब मैं ट्रैफिक एसपी था, उस टेन्योर को भी आप देखेंगे, या जहाँ भी मैं कमांडेंट रहा हूँ या एसटीएफ में एसपी रहा हूँ, वहाँ के लोगों से मिलेंगे आप, तो वो एक इम्प्रेसिव इमेज बताएंगे आपको। उसका कारण और कुछ नहीं है। कारण है कनेक्ट होना, मामूली आदमी से कनेक्ट होना, सिपाहियों से कनेक्ट होना। सिपाही बहुत मामूली चीज होता है, लेकिन वो गैर मामूली तरीके से आपका आकलन करता है। उसकी आंखों में जो स्कैनर है, वैसा स्कैनर जर्नलिस्ट में भी नहीं होता। आपके बारे में जो इमेज क्रिएट करता है, वैसा इमेज मीडिया भी क्रिएट नहीं करता। तो अगर सिपाहियों के हृदय में आप स्थान बना पाते हैं, तो जो सड़क पे चलता हुआ मामूली आदमी है, उसके हृदय में भी आप स्थान बना सकते हैं। एक आखिरी सवाल है सर, अब राजनीति में कहाँ भविष्य को कहाँ देख पा रहे हैं, आगे किस तरह से मूव करेंगे आप? मैंने कहा कि अगले 4-5 महीनों में कुछ चीज़ें हैं वो तय हो सकती हैं। जो उत्तरदायित्व मिलेगा उसका निर्वहन होगा, और बहुत सारी चीज़ें हैं। अब जैसे यहाँ चुनाव तो अगले 5 वर्ष, लगभग 4.5-5 वर्ष में होगा। कुछ चीज़ें हैं जो मौके पे निर्भर हैं, कुछ चीज़ें हैं जो भविष्य की जो कहें धारा पे। कुछ बम भी फोड़ सकते हैं क्या आंसू को, जैसा आप बोल रहे हैं? कुछ नहीं, ये कोई आंसू को का छोड़ना कोई बम फोड़ने जैसी बात नहीं है। आपने बोला कि 3-4 महीने में कुछ ऐसा मैं इंफॉर्मेशन दूंगा या ऐसा कुछ करूंगा। नहीं, हमने कहा 3-4 महीने में कुछ चीजें हैं जो तय हो सकती हैं। क्या होंगी अभी कहना कठिन है, मगर इसका मतलब ये नहीं है। देखिए, आप चीज़ों को ऐसे समझिए, हम ये मानते हैं कि आदमी को अपने जीवन के अवसरों के बारे में एक अच्छी समझ होनी चाहिए। क्या आंसू को हमने उस समय छोड़ा जिस समय आंसू युद्ध में था? नहीं, आंसू को हमने उस समय नहीं छोड़ा। आंसू का जो पक्ष था, आंसू का जो दायित्व था, उसका निर्वहन हमने किया चुनाव के दौरान। हालांकि मैं आपको बता दूं, बहुत सारे मौके दिए गए थे, बहुत सारी बातें चल रही थी, लेकिन हमने कहा नहीं, युद्ध के दौरान मैं घोड़े नहीं बदलूंगा। हाँ, युद्ध समाप्त हो गया, ठीक है, हमने एकदम। आंसू पीछे क्यों रह गए? क्या जयराम एक बहुत बड़ी फैक्टर बन गए जिसकी राजनीति सुदेश महतो किया करते थे, अब जयराम उसको टेक ओवर कर गए? देखिए, दो चीज़ों से कभी मुझे लगता है कि इनकार नहीं करना चाहिए। पॉलिटिकली अगर आप देखें तो जयराम एक फैक्टर थे। जयराम फैक्टर ने आंसू को बहुत सुदेश की भविष्य खा गए। देखिए, सुदेश में तो 3 चुनाव हार चुके हैं, 3 या 4 चुनाव हार चुके हैं, मगर सुदेश महतो की लीडरशिप खत्म नहीं हुई है। सुदेश महतो का आप उस तरह से कंपैरिजन नहीं कर सकते। सुदेश महतो के भीतर जो एलिमेंट है, पॉलिटिकल एलिमेंट है, या उनके भीतर जो एक लीडरशिप क्वालिटी है, उसको आप उस हिसाब से कंपेयर नहीं कर सकते कि ये चुनाव हार गए इसलिए समाप्त हो गए। ऐसी बात नहीं है। सुदेश महतो के भीतर मुझे लगता है कि यहाँ जितने भी जो लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, बड़े लीडर्स, बगैर उनका नाम लिए हुए मैं बता रहा हूँ, तो अगर 5 टॉप लीडर्स को आप चुनेंगे, उसमें सुदेश महतो है। उनके भीतर की जो आंतरिक समझ है,
राजनीति और विकास की समझ, वो अंतर्दृष्टि उसको कोई चुनौती नहीं दे फेल सकती। हो गए ना सर। मैंने आपको कहा- रिजल्ट देखा जाता है, आपने परीक्षा में कितना मेहनत किया, आपने नंबर कितना लाया। अभी आपने यूपीएससी का रिजल्ट सुना होगा, जिस लड़की ने टॉप किया उसका संभवतः ये चौथा अटेम्प्ट था, मतलब 3 अटेम्प्ट में वो फेल हो गई। तो क्या वो आईएएस बनने लायक नहीं थी? और ऐसा क्या हुआ जो इस बार वो टॉप कर गई तो वो आईएएस बनने लायक है? मटेरियल था, संयोग नहीं था, ग्रह नक्षत्र अनुकूल नहीं थे। लालू जी का जब अवसान चल रहा था तो लोगों ने कहा समाप्त हो गए, मगर पिछले चुनाव में तेजस्वी जी के नेतृत्व में 77 सीटें आई, एक सबसे बड़ी पार्टी बिहार की बनी। तो आप चीजों का मूल्यांकन उस आधार पे नहीं कर सकते। जयराम ने ऐसा क्या कर दिया सर, इतना युवा, काफी कम समय उनको मिला और उन कम समय में बहुत बेहतर उन्होंने क्या क्या देखते हैं। देखिए उनका जो पॉलिटिक्स है उसको अगर गंभीरता से आप देखें तो वो एग्रेसिव पॉलिटिक्स करता है। पॉलिटिक्स में अग्रेशन एक सीमा तक जायज है। पॉलिटिक्स में सिर्फ अग्रेशन अगर है तो आपको फौरी लाभ मिल सकता है, लेकिन आप लंबे वक्त के योद्धा नहीं हो सकते। बरसाती मेढक है जयराम। हम ये नहीं कहेंगे, ऐसा कहना उचित नहीं है। मुझे लगता है समय के साथ वो मैच्योर होंगे और होना चाहिए उनको। मैच्योरिटी आएगी, उम्र के साथ आती है। उन्होंने संघर्ष किया है, संघर्ष जो है उनको अस्थायित्व देगा, उनको प्रौढ़ता देगा, उनके मन और मिजाज को बदलेगा। क्योंकि ये सोचना ना कि आपने एक सीट जीत ली तो आप दुनिया बदल देंगे, ऐसा होना नहीं है। दुनिया बदलने का सपना दिमाग में पाले रखना ये बड़ी चीज है, मगर आप ये सोचेंगे कि आपकी वजह से दुनिया बदल जाएगी, ये नहीं संभव है। ठीक है, तो लेकिन ये सपना अगर उनके दिमाग में पलता रहता है, अगर उसकी धार बनी रहती है, तो मैं समझूंगा कि ये प्रौढ़ राजनीति के खिलाड़ी हैं और ये भविष्य के एक बड़े नक्षत्र हो सकते हैं। लेकिन आप दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। आज भी मैं कह रहा हूं, ठीक है पार्टी अलग है, वो उसका मतलब ये नहीं है कि पार्टी के अलग होने से किसी व्यक्ति के बारे में आपके मन में जो आकलन की पद्धति वो बदल जाएगी, ऐसा नहीं है। तो मुझे लगता है कि जयराम एक बड़े फैक्टर थे। दूसरा, किसी कारण से आजसू ने जमीनी हकीकत को समझने में देरी कर दी और ये जो विलंब हुआ उसके बड़े अपने कारण हैं। तीसरा जो बड़ा कारण था वो था कि परिवार जो है, एक विशेष परिवार, वो संभवतः एक बड़ा फैक्टर हो गया, जिसको जयराम ने और दूसरे लोगों ने जनता के बीच में बहुत प्रभावी ढंग से रखा कि एक परिवार की पार्टी हो गई। तो इसका नुकसान हुआ, इसकी क्षति हुई। अब आकलन आजसू को करना है, मैं आजसू में हूं नहीं। चूंकि आपका प्रश्न था इसका इसलिए हमने उत्तर दिया। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, सुदेश महतो आज की राजनीति में, वर्तमान राजनीति में और अगले 10, 15, 20 वर्षों तक सुदेश महतो एक बड़े डिसाइसिव पॉलिटिकल फैक्टर बने रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा लंबा इंटरव्यू हो गया और मेरा मूल प्रश्न था कि क्या यूपीएससी से भी कठिन है राजनीति की परीक्षा। तो हमारे साथ थे संजय रंजन जी, बहुत बारीकी से सवालों का जवाब दिया। अगर उनकी बातों में अगर आपको दम दिखता है तो इस वीडियो को खूब शेयर करें और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को भी फॉलो कर ले। कैमरा पर्सन दीपक नायक के साथ अभिनव कुमार, बवाल डिजिटल रांची। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।